फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 31। और इससे पहले हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म यानी कि एक्सट्रीमिस्ट फेज देखे हैं हम लोग, और उसमें हम लोग देखा है अरविंदो घोष, बीजी तिलक ने क्या क्या किया है, ठीक है, क्या इनका मेथड था, क्या इनका आइडियोलॉजी था, और देखेंगे उसी का रिजल्ट अभी होने जा रहा है स्वदेशी मूवमेंट। मगर लॉर्ड कर्जन का जो पॉलिसी है पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसकी वजह से क्या असर पड़ा है, देखो सिलेबस देख सकते हो यहाँ पे 1885 से लेकर 1915, इसी में आएगा तुम्हारा इनिशियल फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे देखो बच्चे लोग, ये तो समझ ही गए होगे तुम लोग, एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्या है, रेडिकलिज्म है, पैसिव रेजिस्टेंस है, सेल्फ रूल है, और मिडिल क्लास भी लोग जुड़ेंगे, यानी कि मासेस भी जुड़ेगा। बट ये मासेस उतना बड़ा मासेस नहीं है कि जो गांधी जी जोड़ने वाले हैं आने वाले समय में। गांधी जी रियल में मासेस को कलेक्ट करते हैं, उसके एनर्जी को टैप करते हैं। देखो अब यहाँ पे समझना होगा स्टूडेंट, ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट। जब इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग सबका आइडियोलॉजी इतना ज़्यादा प्रदर्शित होने लगा, और उसी बीच में कुछ इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाए, तो आपको बहुत बड़ा ही नज़र आएगा, पॉलिटिकल स्टेज पे बहुत बड़ा कुछ होते हुए नज़र आएगा। क्यों? अब लोग मॉडरेट्स नहीं रहे, अब लोग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने लगे हैं ज़्यादातर। इसी बीच में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन। अब बताओ लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि बंगाल, जो बहुत बड़ा विशाल बंगाल, यदि अभी का बात करोगे तो ईस्ट पाकिस्तान ले लो, यानी कि बांग्लादेश ले लो, वेस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी का वेस्ट बंगाल ले लो, बिहार ले लो, उड़ीसा ले लो, झारखंड ले लो, और असम का कुछ एरिया ले लो। इतना बड़ा जो एरिया था उसको बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। इतना बड़ा एरिया था बंगाल प्रेसिडेंसी, इसका मतलब सच में ही बहुत बड़ा था, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है। मैं इतना दिन चल तो रहा था, 1858 के बाद क्या हुआ, वॉइसरॉय वाला कंसेप्ट आया, ऐसा है ना। हाँ, तो वॉइसरॉय क्या बोला गया कि वॉइसरॉय का भी काम करेंगे, साथ में वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होंगे। सही बात है, मगर बाद में याद करो कुछ समय बाद क्या कर दिया गया कि अलग से बंगाल के लिए भी अलग से गवर्नर बना दिया गया, ताकि ओवरबर्डन ना हो बंगाल का। पहले क्या था कि बंगाल का ही गवर्नर पूरा भारत का गवर्नर होता था, बाद में क्या कर दिया कि गवर्नर बंगाल का भी गवर्नर कोई और हो। मगर रियल में ये गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहा था रियल में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल प्रेसिडेंसी को रूल कर रहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला कि बंगाल इतना बड़ा है कि बंगाल को रूल करना बड़ा मुश्किल है, और बंगाल को कोई अभी जो गवर्न कर रहा है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहा है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास तो अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी नहीं है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, बंगाल को दो भाग में डिवाइड कर देना चाहिए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। और इतना चालाकी से किया है, ये तो तुम्हारा बोलने वाला चीज़ है, पेपर में दिखने वाला चीज़ है। मगर हिडन एजेंडा क्या था कि बंगाली वो है जो भारत के लिए लड़ रहा है, तोड़ो उसको। वहीं एक्टिविटी सब उमड़ रहा है, चाहे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी हो, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो, वहीं पे हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली अवेकनिंग पीपल लोग सब है वहाँ पे। तो क्या करेगा, बंगाली लोग को माइनॉरिटी में ला देगा डिवाइड करके, और दूसरी बात है हिंदू मुस्लिम कर देगा। ईस्ट बंगाल बन जाएगा पूरा मुसलमान पॉपुलेशन उधर, और वेस्ट बंगाल बन जाएगा यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन। और जो बंगाली पॉपुलेशन है कुछ यहाँ पे रहेंगे कुछ उधर रहेंगे। तो बंगाली पॉपुलेशन को आपने ना ईस्ट में छोड़ा ना आपने वेस्ट में छोड़ा, दोनों को माइनॉरिटी में रख दिया, और हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ। यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो दोनों के बेसिस पे हुआ था, रिलीजन के बेसिस पे भी और लैंग्वेज के बेसिस पे भी, अवेकनिंग वीक करने के लिए। ऑफिशियली देखो क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करना है, इंप्रूव करना है, क्योंकि बंगाल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस था। देखो 78 मिलियन उस समय का आबादी बता रहा हूँ मैं, 1905 का आबादी बता रहा हूँ। 78 मिलियन का मतलब क्या, लगभग 8 करोड़ जनसंख्या था। और बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया जी। हाँ, मद्रास और मुंबई की तरह इतना आसान नहीं है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत लार्ज, बहुत इतना बड़ा है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये चला ही नहीं सकता, इसलिए इसको डिवाइड करना जरूरी है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ये तो हो गया ऑफिशियली। हिडन एजेंडा क्या था, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था स्टूडेंट, बिहाइंड द सीन क्या था कि बंगाल को वीक करना था इसको। यदि बंगाल यूनाइटेड रहता तो ब्रिटिश को हिला देता है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी हो रहा है सब बंगाल से ही हो रहा है। मैंने कहा ना कि भारत को यदि आज़ादी दिलाने में जिसका जो सबसे बड़ा योगदान है वो बंगाल है। बंगाल से ही तो सब निकल रहे हैं, अरविंद घोष हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सब तो वहीं से निकले हैं। तो चाहे 1885 से पहले की बात हो, चाहे 1885 से बाद की बात हो, बंगाल का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल से है, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल से है, द्वारकानाथ टैगोर बंगाल से है। तो तुमको समझ में आना चाहिए बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द हिस्ट्री। इसलिए उसको वीक बनाने का प्रयास।
बंगाल नॉर्थ सेंटर है नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का, ये फ्रैक्चर करना, इस स्ट्रेंथ को तोड़ना है और हिंदू और मुस्लिम को बैलेंस भी तो करना है। जब ईस्ट पाकिस्तान बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बाद में तो वही बनेगा, ईस्ट पाकिस्तान ही बनने जा रहा है वो। जब ईस्ट बंगाल बनेगा तो जब जाकर पूछोगे इसको मुस्लिम लीग से, तो मुस्लिम लीग तो सबसे ज़्यादा खुश होगा कि मिल गया हमको एक जगह, मुस्लिम का पीपल मिल गया लैंड, तो इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है स्वदेशी मूवमेंट में भी। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि बंगाल पार्टीशन करना चाहिए, पहली बार ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो उस समय के जो चीफ कमिश्नर थे विलियम वार्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1896 को, और इसको किसी 1896 को, और इसको किसी ने एग्जीक्यूट किया है तो वो लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन ने देखो ना बहुत कुछ किया है, एक तो गंदा गंदा भाषण देता था इंडियंस के ऊपर, दूसरी बात है यूनिवर्सिटी एक्ट, कॉर्पोरेशन एक्ट है ना, इसको लेके लोगों में नाराज़गी था। आगे देखो बच्चे लोग कैसे हुआ, कैसे वेस्टर्न बंगाल बना, ईस्टर्न बंगाल बना। वेस्टर्न बंगाल का जो वेस्टर्न बंगाल देखो वही बिहार उड़ीसा आ जाएगा। अब यहाँ पे लोग जो है बिहार उड़ीसा वाले लोग तो उतना चालाक नहीं है जितना बंगाल वाले हो, तो यहाँ मेजोरिटी बना दिया, समझ रहे ना। ईस्टर्न बंगाल में जहाँ पे आसाम वाला एरिया है और ये अभी का बांग्लादेश देख सकते हो, तो उसका कैपिटल ढाका है, इसका कैपिटल कलकत्ता है। इसमें देखो ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन, देखो जैसे इसमें हिंदू पॉपुलेशन है वेस्टर्न बंगाल में, और उधर कौन सा होगा मुस्लिम पॉपुलेशन, तभी तो वहाँ पे ईस्टर्न पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बना वो। अब जो बंगाली है, जो सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ क्लास है, जो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है, बताओ बंगाली ना इधर का रहा ना उधर का रहा। बंगाली इधर भी माइनॉरिटी में, बंगाली उधर भी माइनॉरिटी में, क्यों उधर बिहारी भी है, नीचे ओडिया वाला भी है, झारखंडी भी है, तो यहाँ बंगाली माइनॉरिटी में, और उधर क्या मुस्लिम ज़्यादातर है, उसमें कुछ बंगाली, यानी कि बंगाली को ना आपने इधर छोड़ा ना उधर छोड़ा। बंगाली जो सबसे एलाइट क्लास था, जो सबसे इंटेलेक्चुअल क्लास था, उसको आपने कम कर दिया, आपने उसको माइनॉरिटी में कर दिया, इधर भी और उधर भी। और दूसरी बात है कि दोनों को डिवाइड किया है आप हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से, यानी कि देखो इसलिए कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल केवल रिलीजन के नाम पे नहीं हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल रिलीजन प्लस लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था। तो बंगाली बोलने वाले लोग सब वो माइनॉरिटी में रह गए। बताओ बंगाल में खुद माइनॉरिटी में बंगाली लोग रह रहा है, ये कितना बड़ा विडंबना की बात है। मैं वही बात है, रुकने वाला थोड़ी है, कम भी बंगाली है तो संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। स्टूडेंट बात समझ में आया ना ये चीज़। अब यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, तो जब ये बात उठा, क्योंकि 1896 में ही चीफ कमिश्नर ने बोल दिया था, तो बात तो उठ ही जाएगा लोगों के बीच में, तो उसी समय से एंटी पार्टीशन कैंपेन शुरू हो गया था भारत में, स्पेशली बंगाल रीजन में। 1903 और 5 में ही, और उस अभी हुआ नहीं है बंगाल, अभी बंगाल पार्टीशन नहीं हुआ, खबर है हल्ला है कि होने वाला है, तो उसी समय विरोध हो रहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी सुने हो ना, जो मॉडरेट आते थे, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय, ये लोग लीड कर रहे थे। मेथड क्या था कि पिटीशन करेंगे, सरकार को लिखेंगे कि बंगाल पार्टीशन मत करिए, समझे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, मेमोरेंडा किया जाएगा और अपने मैसेज को फैलाया जाएगा पैम्पलेट से, न्यूज़पेपर से। और इसलिए देखो उस समय जो न्यूज़पेपर सब जो बहुत फेमस था, बंगाली, हिताब्दी, संजीवनी, ये जो न्यूज़पेपर से बार बार लिखा जा रहा था कि देखो बंगाल पार्टीशन होने वाला है ना, और लोग गवर्नमेंट को पिटीशन सब भी लिखा जा रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत का सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है, उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करे, और न्यूज़पेपर के थ्रू यूरोप में जो बैठा हुआ सरकार है, जो ब्रिटेन में बैठा हुआ सरकार है, उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करे, ताकि ये गलत तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल ना हो। क्योंकि जानते हो कि मोटिव है, दिख रहा है ना तुमको, पार्टीशन ऑफ बंगाल में कितना बड़ा मोटिव है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे किए आप, और रिलीजन के नाम पे किए, और बंगाली को आपने इधर का भी नहीं छोड़ा उधर का भी नहीं छोड़ा, दोनों माइनॉरिटी है। मैं बताओ, ब्रिटिश तो ब्रिटिश ना है, वो इंडिफरेंट है, वो ऑपरेसिव है, वो एक्सप्लॉयटेटिव है। बताओ इतना बड़ा डिमांड उठा पब्लिक का, उसके बाद भी उसको कोई मतलब नहीं है। उसने अनाउंस कर दिया कि हम करेंगे। जुलाई 16, 1905 को उसने अनाउंस कर दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने जा रहा है। और देखो क्या हुआ, अक्टूबर 16, 1905 में पार्टीशन हो भी गया। अब सोचो उस समय क्या मंजर होगा, जब इसके लिए 2-2.5 साल तक लड़ा है लोग सब कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी ब्रिटिश लोग नहीं माना, और फाइनली अक्टूबर 16, 1905 को पार्टीशन हो गया। अब देखो क्या रिजल्ट होगा बच्चों, देखो रिजल्ट देखो, समझो बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। रिस्पॉन्स टू बंगाल पार्टीशन, जुलाई 1905 को
और यही दिन था ना जहां अनाउंस किया गया था, फिर अक्टूबर में तुम्हारा रियल पार्टीशन हो गया। तो प्रोटेस्ट हुए, मीटिंग हुआ जी, बहुत मीटिंग हुआ और प्लेज लिया गया, शपथ लिया गया कि ये जो फॉरेन गुड्स है, बाहर का जो सामान है हम नहीं खरीदेंगे, बॉयकॉट कर रहे हैं इसको। स्वदेशी वाला आ गया ना कॉन्सेप्ट। हाँ, अगस्त 7 तारीख बॉयकॉट रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, समझे। स्वदेशी मूवमेंट भी कलकत्ता टाउन हॉल, वही कलकत्ता टाउन हॉल जो बनाया था ब्रिटिश लोग अपने ऑफिशियल सब के लिए, वहीं पे हमारे इंडियंस लोग जाके शपथ लिए हैं कि अब क्या होगा, देश में स्वदेशी चलेगा, मूवमेंट चलेगा, अब रुकने वाले नहीं है। क्योंकि अब इन लोगों को लग गया कि अब तो भाई कर ही देगा अक्टूबर में ये। तो अगस्त में ये लोग बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किए हैं। अब देखो क्या हुआ, अक्टूबर 16 तारीख 1905 जब डे ऑफ पार्टीशन हुआ तो लोग सब ने व्रत रखे हैं, डे ऑफ मॉर्निंग है ये, शोक सभा, शोक दिवस है ये। कोई लोग बड़े लोग मरते तो शोक सभा होता है ना, शोक दिवस, शोक, सब लोग रो रहा है बैठ के, सब लोग इमोशनल हो गए। पीपल देखो फास्टिंग कर रहा है, ये समझ रहे हो ना, लोग सब फास्टिंग में उतर गया है, मौन धारण, फास्टिंग कर रहे हैं। दूसरी बात है गंगा में जाके नहा रहे हैं, गंगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गंगा में नहा रहे हैं, मतलब वो दिखाने के लिए कि देखो हम कितना सैड है। तीसरा क्या है, लोग सब नंगा पैर निकल गए हैं वंदे मातरम बोलते हुए, वंदे मातरम। और यही वंदे मातरम कितना बड़ा नारा बन जाता है, पहली बार वंदे मातरम इस समय गाया गया था। ये यूपीएससी का सवाल भी है कि सबसे पहले वंदे मातरम कब गाया था, छोटे छोटे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये वंदे मातरम, देखो पहली बार। और ये स्पॉन्टेनियसली बच्चे लोग थीम सॉन्ग बना है अपने आप, कोई सोच के नहीं बनाया इसको, अपने आप बनना हो गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी कॉन्सेप्ट दिया था ना कि भले ही आप ईस्ट पाकिस्तान, भले ही आप इधर ईस्ट बंगाल में हो या वेस्ट बंगाल में हो, कोई दिक्कत नहीं है, राखी पहनाओ सबको। लड़का लड़का को राखी बांध रहा है, लड़की लड़का को राखी बांध रहा है, इसलिए भले हम इधर रहें आप उधर है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भाई भाई हैं, सब साथ ही रहेंगे। सो गुड ना। और ये चीज़ प्रमोट करने वाले और कोई नहीं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे, समझे। अब उसके बाद लीडर सब देखो, सुरेंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस, वही आनंद मोहन बोस याद आया ना, आनंद मोहन बोस जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले एसोसिएशन जो बनाए थे। ये सब ना मिल के ना 70,000 लोग को एड्रेस किए हैं उस समय, सोचो किस लेवल पर लोग निकले होंगे। और पैसा कलेक्ट किए हैं किसके लिए, स्वराज के लिए। पैसा चाहिए ना आज़ादी से लड़ने के लिए, उसके लिए देखो पैसा कलेक्ट किए हैं, वही स्वराज फंड है। हाँ, बाद में देखो जब सेशन हुआ, आईएनसी का सेशन होता था ना, बच्चे लोग आईएनसी अपना सेशन करती थी ना दिसंबर में, याद है ना, तो बनारस सेशन हुआ था जी, समझे। दिसंबर 1905 में कांग्रेस बनारस सेशन में एंटी पार्टीजन मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। यानी कि अब रुकने वाला नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस, विरोध होगा इसका भी। अब यहाँ पे जानते हो दोनों टाइप के लोग बैठे हुए हैं, मॉडरेट्स भी है और एक्सट्रीमिस्ट भी है। एक्सट्रीमिस्ट का डिमांड बहुत बड़ा रहेगा, बोले केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा स्वदेशी, पूरा भारत में फैलाना चाहेंगे हम। और वहाँ लाला लाजपत राय तैयार कि हम फैला देंगे, तो लड़ गया दोनों बीच में। और जब लड़ेगा तो जानते हो कि आने वाले समय में दोनों टूट जाएगा। और यही ब्रिटिश चाहता था। आया समझ में। देखो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है बनारस सेशन। कोई पूछेगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बना है, तो बनारस सेशन बोलोगे। बनारस यूपी में है कि नहीं है बताओ, वाराणसी। 1905 में बनारस सेशन हुआ है जी। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे उसके प्रेसिडेंट। वही गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये पॉलिटिकल गुरु है ना, किसके, गांधी जी के। बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जिन्होंने गांधी जी को सलाह दिया था कि आप अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन मत करिए, आप देखिए भ्रमण करिए भारत को, देखिए भारत में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन करिएगा। अब बिल्कुल उनका सलाह को मान के गांधी जी पूरा विजिट किए, और वही विजिट के दौरान चंपारण सत्याग्रह भी हुआ है, बात समझे। तो देखो वही गोखले साहब थे। अब यहाँ तुमको अंतर नजर आएगा, एकदम एक्सट्रीमिस्ट का दिमाग गर्म है, अभी गर्म है दिमाग, क्योंकि बंगाली लोग है वहाँ, भरा हुआ है लोग सब, बिपिन चंद्र है, समझे ना, अरविंदो घोष है, समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब देखो दोनों का डिमांड अलग है। पहले एक्सट्रीमिस्ट का डिमांड देखो तब ज़्यादा समझ में आएगा। वो चाहते थे कि केवल फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करने का बात नहीं होना चाहिए, वो तो बॉयकॉट करेंगे ही करेंगे हम, वो तो हमको करना ही करना है, हमको पैसिव रेजिस्टेंस भी करना है, ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पैरालिसिस हो जाए। पैसिव रेजिस्टेंस बता चुके हैं ना स्टूडेंट कि हमारा विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, हम कॉलेज को बॉयकॉट करेंगे, हम स्कूल को बॉयकॉट करेंगे, हम कोर्ट को बॉयकॉट कर देंगे, हम जुडिशियल सिस्टम को बॉयकॉट कर देंगे। केवल बात स्वदेशी मूवमेंट तक ही नहीं रहेगा, सीमित नहीं रहेगा, यानी कि उससे भी हटके। और दूसरी बात है केवल मूवमेंट बंगाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बंगाल से बाहर भी जाना चाहिए।
इनका मतलब डिमांड बहुत बड़ा है। ये नेशन वाइड स्ट्रगल होना चाहिए और एक फुल फ्लेज मास स्ट्रगल लॉन्च करने जा रहे हैं स्वराज के कॉन्सेप्ट से। यानी कि अभी सही मौका है, अभी सही मौका है कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजिटेशन करते हैं, क्या भरोसा है फ्रीडम मिल जाए हमें। कह सकते हो स्टूडेंट, बड़ा गोल है, बहुत बड़ा गोल है एक्सट्रीमिस्ट का। बट डू यू थिंक सो कि मॉडरेट्स मानने वाला है इस चीज़ को? मॉडरेट्स नहीं मानेगा इस चीज़ को। देखो मॉडरेट्स क्या बोलता है, मॉडरेट्स कहता है ठीक है ये चीज़ हम तुम्हारा मान लिए कि एंटी पार्टीशन, ठीक है, इसके लिए रेजोल्यूशन पास किए कि गलत किया है, उस पर हम काम करेंगे। चलो स्वदेशी मूवमेंट भी हम मान लिए, वो भी करेंगे, मगर मॉडरेट्स डिड नॉट वांट टू गो सो फार एज एक्सट्रीमिस्ट सजेस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो बोला ना कि हम स्वदेशी मूवमेंट तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम पैसिव रेजिस्टेंस भी करेंगे, बोला कि ये हम नहीं मानेंगे। जो बात थी डेडलॉक सिचुएशन हो गया, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का बात तो माना ही नहीं गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो लीडर थे वो। फिर दूसरा एक सभा बना, कलकत्ता सेशन। देखो बढ़िया से देखना, कलकत्ता सेशन हुआ। कलकत्ता सेशन में कौन बैठे थे? दादा भाई नारोजी बैठे। दादा भाई नारोजी का सब बात मानता था, समझे ना। दादा भाई नारोजी बैठे थे, तो दादा भाई नारोजी ने कहा कि ठीक है देखो अभी भी हम पूरा बात नहीं मान सकते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट चलो ठीक है, ये गोल रहा अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यानी कि ऊपर में एंटी पार्टीशन सपोर्ट हो गया, पिछले साल ही स्वदेशी मूवमेंट भी सपोर्ट हो गया, और इस बार स्वराज भी सपोर्ट हो गया। मगर दो चीज़ तो अभी भी सपोर्ट नहीं हुआ। देखो नीचे, अब ये चीज़ सूरत स्प्लिट के फॉर्म में दिखेगा, यानी कि सूरत में जब सेशन बैठेगा तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि टेक्निक क्या होना चाहिए स्ट्रगल का, इस पर तो, क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोले पैसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये लोग बोले कि जो फॉरेन गुड्स है उसको हम जला देंगे, ये लोग बोल रहे हैं कि जितने भी संस्था है ब्रिटिश का उसको हम छोड़ देंगे। तो ये पसंद नहीं आया मॉडरेट्स को। और दूसरी बात है प्लेस ऑफ मूवमेंट, कौन सा प्लेस होना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट का क्या मानना है, केवल बंगाली नहीं होगा, पूरा भारत होगा। मगर मॉडरेट्स क्या बोलता है कि बंगाल से शुरू करो। तो चलो एक दो चीज़ तो कॉमन चीज़ है दोनों के बीच में, क्या है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट, यानी कि जो बंगाल पार्टीशन हुआ है उसको लेके हम लड़ेंगे। दूसरी बात है स्वदेशी मूवमेंट करेंगे, ये मान लिया दोनों ने। मगर नहीं जो माना है मॉडरेट्स ने, क्या नहीं माना, प्लेस, टेक्निक। तो इस चीज़ को लेकर देखो, इसलिए कहते हैं कि डिसेंशन हो गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया है इस चीज़ को लेकर। आगे देखो बच्चों लोग, अब यहाँ पे समझो, अब ये इसमें तुमको ज़्यादा समझ में आएगा कि मॉडरेट्स का गोल क्या था। मॉडरेट चाहता था स्वराज। अब देखो मॉडरेट का स्वराज का डेफिनेशन भी अलग है, वो चाह रहा है सेल्फ गवर्नमेंट, बट ऑस्ट्रेलिया वाला, हाँ न्यूजीलैंड वाला, कनाडा वाला, जहाँ पे ऊपर में ब्रिटिश है, नीचे खुद रूल कर रहे हैं लोग सब। मगर एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं है, उसको फुल कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए, वो खुद लड़ना चाह रहा है। स्ट्रेटजी क्या है कि चलो ठीक है स्वदेशी करेंगे, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स करेंगे, मॉडरेट्स भी मान रहा है। मगर इसने ये कहा कि जो आप काउंसिल को अपोज करोगे, जो आप कॉलेज को, ये नहीं करना है। मगर वो क्या बोलेगा, नो गवर्नमेंट स्कूल हो, लॉ कोर्ट हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, या जितना भी गवर्नमेंट टेंडर मिला सबको वापस करो, सब विरोध करेंगे, केवल बात हमारा स्वदेशी तक नहीं होना चाहिए। तो तुमको दिख रहा है ना डिफरेंस दोनों के बीच में, ये डिफरेंस तो शुरू से ही दिखता है और हावी हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट हावी हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सट्रीमिस्ट हावी हो, बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। देखो वहाँ पे तरीका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, यानी कि संवैधानिक तरीका, वही ट्रिपल वाला बोल के लिख के लॉलीपॉप वाला। वो बोला ऐसा कुछ नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होगा। ये बोला बंगाल तक रखो तुम अपना स्वदेशी मूवमेंट, वो क्या बोला, बंगाल नहीं पूरा भारत तक होगा। अरविंदो घोष जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे ना, वो क्या बोलते हैं, देखो वो बोलते हैं कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, यदि हम ऑर्गेनाइज तरीके से रिफ्यूज कर दे तो ब्रिटिश जो यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है वो कम हो जाएगा उसका, समझे। और ब्रिटिश यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो जाएगा, इसलिए पैसिव रेजिस्टेंस जरूर करना चाहिए। अरविंदो घोष बोला, जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से आते हैं। तो देखो भाई चलो हुआ क्या, रियलिटी में क्या हुआ। तो 1905 से लेकर 1907 तक शुरू में प्रोटेस्ट बंगाल में ही रहा, स्वदेशी मूवमेंट सब रहा, एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट हुआ। दूसरा देखो 1907 से लेकर 1910 तक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पूरा इंडिया में चलना शुरू हो गया। जो आग बंगाल से निकला वो पूरा भारत को टच किया है। मगर टाइम लगता है, सोशल मीडिया थोड़ी था उस समय, टाइम लगता है मैसेज फैलाने में, समझे। एंड 1910 और 1911 में बच्चे लोग देखो स्वदेशी मूवमेंट मर्ज विद द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट चल रहा है ना,
दोनों मर्ज कर गया। ब्रिटिश इतना थक गया, इतना थक गया, इतना थक गया कि ब्रिटिश को 1911 में अपना डिवीजन को वापस लेना पड़ा कि जाओ पार्टीशन बंगाल नहीं हुआ, जाओ खारिज करते हैं। तो हिला दिया पकड़ के, मतलब इंडियंस ने। और जो हिलाया है वो एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं है, वो एक्चुअली रेवोल्यूशनरी लोग हैं, क्योंकि नाको दम कर दिया था ना। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, और ये अनुशूलन समिति क्या किया, युगांतर पार्टी क्या किया। तो जब दिल्ली दरबार लगा, सोचो दिल्ली दरबार जब लगा, देखो चालाक लोग सब है, जब दिल्ली दरबार लगा तो ये लोग क्या बोला कि अब कलकत्ता नहीं रहेगा कैपिटल भारत का। सोचो कलकत्ता क्यों नहीं रहेगा, इतना कुछ हो रहा है, अब दिल्ली बनेगा। अब बताओ, इसमें भी लॉलीपॉप दे रहा है मुस्लिम लोग को, क्योंकि दिल्ली में मुगल एम्पायर रहे हैं, दिल्ली में दिल्ली सल्तनत रहा है, तो मुस्लिम लोग तो खुशी रहेंगे। तो कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट कर दिया है कहाँ पे, दिल्ली पे। और दूसरी बात कहा है कि जो पार्टीशन हम करवाए थे 1905 में, उसको हम रद्द करते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट हो गया ब्रिटिश पे, क्योंकि रुक ही नहीं रहा लोग सब। लोग देख रहे हो ना रेवोल्यूशन, स्वदेशी मूवमेंट देख रहे हो ना, थर्ड फेज में क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट तुम्हारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से मर्ज कर गया है, वो छोड़ेंगे नहीं लोग सब। तो वही देखो फाइनली वही लिखा गया कि 1911 में जो पार्टीशन हुआ था उसको एनलमेंट करना पड़ा, उसको खत्म करना, यानी कि अपना डिसीजन को वापस लेना पड़ा, ताकि वो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को वो कर सके, वो कंट्रोल कर सके। समझ गए। देखो यहाँ पे तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंड स्टेज में 1907 से लेकर 1910 में पूरा भारत में फैल गया था, सही बात है ना, स्वदेशी मूवमेंट, एंटी ब्रिटिश पार्टीशन, ये वाला जो भी है। तो उसमें देखो कौन से लीडर शामिल थे। बंगाल से जानते हो अश्वनी कुमार दत्ता, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। बॉम्बे वो पुणे से बीजी तिलक जानते हो ना, वही बीजी तिलक ने ही आइडिया दिया था एक्सट्रीमिस्ट वाला। पंजाब देखो लाला लाजपत राय, अजीत सिंह वही जो भगत सिंह के अंकल है, लाला लाजपत वही लाला लाजपत राय वही है जो साइमन कमीशन में लाठी चार्ज हुआ था उनके ऊपर, समझे। दिल्ली में देखो सैयद हैदर। अब मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, अभी देखेंगे इनका कंट्रीब्यूशन। तो देखो भारत के कोना कोने में जो अलग अलग प्रेसिडेंसी है उसमें तुमको दिख रहा है कि पीपल वे वेरी एक्टिव। अब यहाँ पे देखो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इसमें हुआ क्या स्टूडेंट, यहाँ पे समझना होगा तुमको। मूवमेंट तो स्टार्ट किया, चलो मॉडरेट्स ने बोल दिया ना कि एंटी पार्टीशन करेंगे, एंटी पार्टीशन रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट भी, ये तो मान गए ना मॉडरेट्स भी। स्टार्ट तो मॉडरेट्स ने किया, बट आगे जो जान भरा है इस मूवमेंट को, जो आगे कैरी किया वो कौन है, सब एक्सट्रीमिस्ट लोग सब है। देखो भले ही मूवमेंट स्टार्ट किया हो मॉडरेट्स ने, बट मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी लीडरशिप टुक ओवर ए लेटर स्टेज। बाद के स्टेज में तो सब देखो, थर्ड स्टेज में जान रहे हो ना कितना खतरनाक हो गया, इतना खतरनाक हो गया कि ब्रिटिश को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो एक्सट्रीमिस्ट एक्वायर्ड डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर स्वदेशी मूवमेंट। इसलिए बच्चे लोग स्वदेशी मूवमेंट में आपको एक्सट्रीमिज्म वाला चीज दिखेगा, उसमें क्लियर कट दिखेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी लिक्विड दुकान है, दारू दुकान है, उसको पैकेटिंग कर लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा उसको। बात समझे? अपना कॉलेज स्कूल बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अपना कॉलेज और स्कूल बनने का कॉन्सेप्ट किसका था, मॉडरेट्स का था कि एक्सट्रीमिस्ट का था? एक्सट्रीमिस्ट का था। देखो वही चीज़ है, मॉडरेट लेड मूवमेंट हैड फेल्ड टू। देखो मॉडरेट, यही बात है कि मॉडरेट से कुछ होने वाला नहीं है, मॉडरेट जो भी करेगा उससे कुछ रिजल्ट आएगा नहीं, समझे। दूसरी बात है कि लोगों में गुस्सा था। हाँ, डिवाइसिव टैक्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएटेड रिसेंटमेंट। देखो ये बंगाल को पार्टीशन करना या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी, क्या लोगों को पता नहीं था क्या उस समय कि कर क्या मॉडरेट्स को नहीं पता था कि एक्सट्रीमिस्ट को अलग किया जा रहा है? क्या एक्सट्रीमिस्ट को पता नहीं होगा मॉडरेट्स को अलग किया जा रहा है? क्या हिंदू को पता नहीं होगा मुस्लिम को अलग कर रहा है? तो ये सब यानी कि ब्रिटिश से सब नाराजी थे। और दूसरी बात है कि देखो गवर्नमेंट किस तरह का पॉलिसी लेकर आ रहा था, आर्म्स एक्ट लेकर आया ना। हाँ, आर्म्स एक्ट बताए थे ना तुम लोगों को पिछले क्लास में। हाँ, उसके बाद जानते हो कि और भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेकर आया ना, यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया ना, तो सब तो रिप्रेसिव ही है। देखो विद्यार्थी लोग, देखो अब देखो विद्यार्थी के लोगों ऊपर क्या एट्रोसिटी हुआ, वही कॉर्पोरल पनिशमेंट देना शुरू कर दिया। यदि कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब वही टीजिंग कर रहा है, मार रहा है उसको, वो नहीं कि जेल में जाकर बंद करना, नहीं, एक कान में बजा दिए, धमकी दे दिए, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। बोला वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं है आपको, अब वंदे मातरम पे बैन हो गया था स्टूडेंट। पब्लिक मीटिंग नहीं करना है ना, बड़े बड़े लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल रहा था। प्रेस जानते हो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को फिर से रिवाइव किया गया। तो ये सब चीज, इसके वजह से और दिमाग खराब हुआ लोगों में, ठीक है। एंड मेड देम टू लुक टूवर्ड्स द न्यू मीन्स, यानी कि नया तरीका होना चाहिए स्ट्रगल करने का। लोगों को और गुस्सा बढ़ेगा। देखो अब यदि सरकार भी आ जाए कि हम पीपल को ख़त्म ही करेंगे, तो पीपल भी तो आ जाएगा उस पर। बांग्लादेश में क्या हुआ बांग्लादेश में क्या हुआ, बेस्ट एग्जाम्पल है। तुमको पता है बांग्लादेश में रातों रात नहीं हुआ ये,
बांग्लादेश में जो अभी शेख हसीना भागी है, उससे पहले एक बहुत बड़ा राइट्स हो गया था वहाँ पे, और जहाँ पे ये जो अवामी लीग, यानी कि जिसमें शेख हसीना जिसकी लीडर थी, अवामी लीग मतलब पार्टी का नाम है, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता ने कुछ बहुत उल्टा पुल्टा काम कर दिया था, लोगों को मार दिया था। तो अब तुम लोग से जीतोगे क्या? तुम आदमी से कोई नहीं जीत सकता है। आदमी क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ नहीं जानते हो क्या? लुई 16 का क्या हाल हुआ है नहीं जानते हो क्या? गिलोटिन हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया से मार दिया गया राजा रानी को, अपना रहो। मगर जानते हो कि प्रॉब्लम ये होता है कि जब इस तरह लोग अपने हाथ में ले लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर नेपोलियन टाइप के लोग भी जन्म सकते हैं और रोबस्पियर टाइप के लोग भी जन्म सकते हैं। दिक्कत ये होता है लॉ एंड ऑर्डर का। इसलिए जो पावर है वो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। अभी देखो, अब इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है ना बांग्लादेश में, तो होप है कि पावर बहुत अच्छे से ट्रांजिशन हो जाए, नहीं तो बांग्लादेश में कुछ होगा तो असर पड़ेगा हमारे कंट्री में भी। देखो नया टाइप का स्ट्रगल, जो कि कहीं भी तुम्हारा मॉडरेट्स के रूल बुक में है ही नहीं, ये सब एक्सट्रीमिस्ट का सोच है। देखो, बॉयकॉट एंड पैसिव रेजिस्टेंस, यानी कि पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ। बॉयकॉट तक तो समझ में आता है, बॉयकॉट तक समझ में आता है कि नहीं पहनना, नहीं खरीदना, जाओ। एक होता है कि यदि फॉरेन क्लोथ देख लिए जला दिए उसको, ये तो बहुत आएगा चीज़ है, समझ लो ना। इससे जो असर पड़ा, कहा जाता है कि ब्रिटिश का इतना नुकसान हुआ था इससे कि बर्निंग क्लॉथ, यानी कि फॉरेन क्लॉथ को जला देना। दूसरी बात है, यदि फॉरेन मेड सॉल्ट हो, शुगर हो, तो उसको बॉयकॉट कर देना। और देखो, यदि शादी ब्याह में फॉरेन गुड्स यदि एक्सचेंज हो रहा है तो प्रिस्ट शादी नहीं करवाएगा उसको। एक पंडित के बिना तो शादी नहीं हो सकता, जानते हो, हिंदू में तो पंडित इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि पंडित देख लिया कि कोई भी फॉरेन गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, शादी ब्याह में दिया आता ना जी, देख लिया तो बोलेगा हम शादी नहीं करवाएंगे तुम्हारा, हम जा रहे हैं। तो ये भी तो अपने आप में गजब बात है। इसका मतलब क्या, इंडियन गुड्स को ही प्रमोट किया जाएगा। और दूसरी बात है कि वॉशरमैन भी सब इंपॉर्टेंट है। वॉशरमैन बोल दिया कि कोई भी फॉरेन क्लॉथ आएगा तो हम धोने नहीं जा रहे हैं, कपड़ा नहीं धोएंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉल है ये। तो इसका मतलब क्या कि जो फॉरेन क्लॉथ का जो मार्केट था वो गिर जाएगा ना, ठप हो जाएगा वो। और यही तो वो चाहता था एक्सट्रीमिस्ट लोग। दूसरे को सेल्फ रिलायंस पर, आत्मशक्ति पे भरोसा, ठीक है। नेशनल डिग्निटी, ऑनर, कॉन्फिडेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा। सोशल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, कैंपेन करने की जरूरत है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, अर्ली मैरिज के अगेंस्ट, डाउरी के अगेंस्ट, अल्कोहल जिस हिसाब से लोग कंज्यूम करें उसके अगेंस्ट, यानी कि रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं ये लोग, मगर आत्मशक्ति से, आत्मनिर्भरता। वही जो बीजी तिलक किए थे, जो कंसेंट एज आया था 1891 में, उसको अपोज किए थे। इसलिए नहीं कि वो खराब था, इसलिए कि ब्रिटिश इंटरफेयर किया था। खुद करना, समझे ना। आगे देखो, स्वदेशी स्पिरिट देखो। जैसे मैंने कहा है बच्चे लोग, ये चिदम्बरम पिल्लाई का बहुत बड़ा रोल है, करेक्ट, जो मद्रास रीजन से आते हैं। देखो, अब देखो बात यहीं तक नहीं था कि अब इंडस्ट्री भी अपोज करना है हम लोग का, अपना इंडस्ट्री बनाना है। तो स्वदेशी ने तो बहुत कुछ नया चीज़ दिया, केवल स्वदेशी तक बात ही नहीं था, अपना कपड़ा तो होना ही चाहिए, इंडस्ट्री भी अपना होना चाहिए। देखो क्या हुआ रिजल्ट, स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स बनना शुरू हो गया भारत में। सॉप, मैच फैक्ट्री, माचिस, घर घर माचिस जाता है ना, तो फॉरेन कंट्री का क्यों जाए, अपना इंडिया का जाए, इंडिया का इंडस्ट्री बनेगा। टेनरिस वही लेदर फैक्ट्री, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप, इंडियंस बनना शुरू हो गया। बताओ, ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि एक मूवमेंट के थ्रू इतना कुछ चेंजेस आने जा रहा है ना। चिदम्बरम पिल्लाई देखो, उन्होंने क्या किया, नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज शुरू कर दिया। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी वहाँ तुतीकोरिन में क्रिएट कर दिया, वही तमिलनाडु में। आचार्य पीसी रॉय ने देखो बंगाल केमिकल्स बना दिया। बहुत सारे इंडियन क्राफ्ट्समैन जिसको जॉब खत्म हो गया था, जिसका वही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गया था ना, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश का जो अपना, ब्रिटिश तो एक तो कम लगाया नहीं इंडस्ट्री, ब्रिटिश तो अपना सामान खाली उतार रहा था। अब जब इस तरह का इंडस्ट्री बन जाएगा, जो हमारे बेचारे लेबर पड़े हुए थे, आर्टिसन पड़े हुए थे, उसको जॉब मिल जाएगा ना, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। देखो, दूसरी बात है नेशनल एजुकेशन एंड प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी। बंगाल संस्कृत कॉलेज, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन जानते हो ना, तो उसी से प्रभावित होके बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया। कौन बनाए, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष प्रिंसिपल थे उसके, अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट। दूसरा क्या, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गया। बताओ, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, वोकेशनल, क्योंकि इंग्लिश लोग तो बहुत पहले से बोल रहे थे कि हम तुमको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे। कितना दिया वो, और उसका नहीं लेना है, हम खुद कर लेंगे, हमने खुद बनाया है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात है देखो,
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना है, वही कह सकते हो कि जो तैयार करेगा कि भारत में किस तरह का एजुकेशन व्यवस्था होना चाहिए। और इसमें कैटेगरिकली बोल दिया गया था वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बात केवल स्वदेशी तक ही नहीं था, स्वदेशी मूवमेंट में और भी तुमको फ्लेवर नजर आएगा। इसमें अपना इंटरप्राइजेस बनाने का भी बात था, एम्प्लॉयमेंट देने का भी बात था, समझे ना। एजुकेशन पे भी काम हुआ है, और ये सब हुआ है, खाली पेपर में नहीं है, ये सब काम हुआ है, बहुत तेजी से काम हुआ है ये सब। अब देखो इतना ही नहीं, सॉन्ग, पेंटिंग, साइंस, इसको भी प्रमोट किया गया। देखो कल्चरल कॉन्शियसनेस, सही बात है ना, सॉन्ग से बढ़ता है ना जी। जैसे एग्जांपल देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, रजनीकांत सेन हो गए, और भी बहुत सारे लोग, मुकुंद दास हो गए, सैयद अबू मोहम्मद हो गए, सब ने बहुत ही प्रभावित किया अपने राइटिंग्स से। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बंगला, ये अभी भी बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो एक आदमी ने इंडिया के लिए भी नेशनल एंथम लिखा, और वही आदमी ने बांग्लादेश के लिए भी लिखा। इंडिया के लिए क्या जनगण मन है कि नहीं है, अब बांग्लादेश के लिए क्या अमार सोनार बंगला। तो देखो कितना खास आदमी है। तमिलनाडु में देखो सुब्रमण्या भारती ने भी सुदेशा गीतम लिखा था, जो बहुत पॉपुलर हुआ नीचे। उस तरह देखोगे तुम्हारा ये DM मजुमदार में भी लिखा था। तो ये पॉपुलर हो रहा है, सॉन्ग के थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाया जा रहा है। पेंटिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर देखो ना, उन्होंने देखो पेंटिंग बनाना शुरू किया, यूरोप का नहीं, हमारा अपना पेंटिंग, अजंता पेंटिंग पहले का, मुगल पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, उसको बना के ग्लोरीफाई करेगा। देखिए इंडिया में उससे भी ज़्यादा बढ़िया पेंटिंग प्रेजेंट है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है। नंदलाल बोस के बारे में क्या कहना, देखो नंदलाल इतने बेस्ट थे इंडियन आर्ट में वो, कि पहले शख्सियत है जिनको स्कॉलरशिप मिला था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे नंदलाल बोस हो, बेस्ट है, पेंटिंग के थ्रू भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं। साइंस में देखो ना, जगदीश चंद्र, वही जिसको GC बोस याद है ना, फर्स्ट टेलीफोन मोबाइल फ़ोन वाला कॉन्सेप्ट यही लाए थे। मोबाइल फ़ोन वाला दुनिया को यही कॉन्सेप्ट दिए हैं, GC बोस ही दिए थे, बंगाली थे ये, तब जाकर पूरा दुनिया में मोबाइल फ़ोन आया है। यानी कि इन्होंने बताया था कि फ़ोन के लिए जरूरी नहीं है कि खाली केबल ही हो, हम लोग वायरलेस भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है, ये देने वाले यही थे। बताओ GC बोस का नाम कितना लोग जानते हैं, कितना कम लोगों को पता है GC बोस के बारे में, खाली न्यूटन अल्बर्ट आइंस्टाइन करते रहते हो बैठ के। GC बोस, जाओ तुम इंटरनेट पे देखो जाके, GC बोस पहले आदमी है जिन्होंने कहा था कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। आज उसी की वजह से देखो मोबाइल फ़ोन बना हुआ है। हाँ, प्रफुल्ल चंद्र जो है, तो ये सभी जितने भी से सब रिसर्चर्स लोग थे। तो यानी कि भारत देखो सॉन्ग से, पेंटिंग से, साइंस से भी प्रमोट करा है नेशनलिस्ट फीलिंग से, कि भारत में भी हो सकता है वो व्यवस्था। मास मोबिलाइज, मीटिंग, पब्लिक प्रोसेसन हो रहा है देखो, ताकि लोग जुड़ सके और अधिक से अधिक स्वर बड़ा हो ब्रिटिश अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। समिति बन रहा है देखो, स्वदेशी बंधप समिति बना, अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाया था, बड़ी सेल में, वही बड़ी सेल अभी तो बांग्लादेश में है। स्वदेशी संगम बना था वही चिदम्बरम पिल्लाई का, और भी बहुत सारे लोग बनाए थे। ट्रेडिशनल और पॉपुलर फेस्टिवल, मेला सब यूज़ किया। देखो शिवाजी का गणपति फेस्टिवल यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, है ना, शिवाजी फेस्टिवल यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, यस, ये यूज़ किया जा रहा था। बंगाल में देखो जितने भी ट्रेडिशनल फोक थिएटर सब, उसको फिर से रिवाइव करना, ताकि मैसेज दे सके कि ब्रिटिश खराब है, ब्रिटिश से लड़ना पड़ेगा। देखो मैजिक लालटेन लेक्चर चल रहा है, यानी कि तरीका है तुम्हारा लेक्चर सॉन्ग से, वहाँ पे देखो स्वदेशी सॉन्ग्स बज रहा है, लेक्चर दिए जा रहे हैं, फिजिकल और मोरल ट्रेनिंग दिया जा रहा है मेंबर्स को, स्वदेशी क्राफ्ट्स में लोगों को ट्रेनिंग किया जा रहा है। एपिडेमिक फेमिन के टाइम में देखो ब्रिटिश तो इंडिफरेंट, ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं है, हमको तो मतलब है ना, इंडियन यदि मर रहा है भूख के वजह से, हमको तो मतलब है, मदद कर रहा है लोग। देखो फेमिन के टाइम में सोशल वर्क हो रहा है, एपिडेमिक के टाइम में सोशल वर्क हो रहा है। बताओ स्कूल अपने तरीके से हो रहा है, कोर्ट अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है, यूरोपियन कोर्ट नहीं यूज़ करेंगे, इंग्लिश कोर्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ये नया चीज़ है, ये भारत के भूमि में ये नया नया टेक्निक्स ऐड हो रहा है, इसको यूज़ करेंगे गांधी जी बहुत ही अच्छे से। सही बात है ना, गांधी जी आए तो गांधी जी का बेस तैयार है, गांधी जी कोई नया टेक्निक लेके नहीं आए हैं, सत्याग्रह चलो लेके आए, वो पहले जितना भी ये सब चीज़ को कैरी करते हैं गांधी जी, थैंक्स टू द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स ऑल्सो। देखो अब सोचने वाली बात है कि ये मूवमेंट कितना बड़ा हुआ, कितने टाइप के लोग, कितने अलग अलग टाइप के क्लास ऑफ पीपल इसमें जुड़े हैं। तो पहले देखते हैं विद्यार्थी लोग बताओ, अब विद्यार्थी लोगों को कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जा रहा था ना, कि पार्टिसिपेट नहीं करना, नहीं तो उसको मार देना, टीज करना, मगर उसके बाद भी विद्यार्थी लोग नहीं रुका, स्टूडेंट वो लार्ज नंबर में सपोर्ट किया है, लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया इसमें। पुलिस रिप्रेस कर रहा था फिर भी ज्वाइन किया गार्ड। आप देखो जब इसको, यदि ऐसे विद्यार्थी लोग जो प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे होंगे, तो इसको जो स्कॉलरशिप मिला होगा, जो ग्रांट्स मिला होगा, विड्रॉ कर लेगा ना गवर्नमेंट,
मैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी किया। देखो उसको बोला कि तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हो। अग्निवीर का प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो उसमें यही नहीं बोला गया कि जो जो पाया गया दोषी उसके ऊपर कार्रवाई होगा, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। सेम हियर ऑल्सो, जो भी वहाँ फिर भी नहीं रुका विद्यार्थी, बोला छोड़ दे, गवर्नमेंट जॉब मिले नहीं मिले उससे मतलब नहीं, देश के लिए है, लड़ना पड़ेगा। लोग पार्टिसिपेट किए हैं। महिला देखो, वुमेन देखो, अंडर मिडिल क्लास देखो, महिला भी जंप किए, देखो शोल्डर टू शोल्डर मैन के साथ चली है। हाँ, मुस्लिम का देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1857 में तो हिंदू मुस्लिम नहीं था, 1857 के रिवोल्ट में दोनों ही प्रेजेंट था, हिंदू मुस्लिम, याद करो। इनफैक्ट हम मुस्लिम को ही रूलर बनाने वाले थे, बहादुर शाह जफर को, याद करो, याद है? मैं यहाँ पे तुमको गड़बड़ नजर आएगा कि कुछ लोग तो पार्टिसिपेट किए, मौलाना आज़ाद पार्टिसिपेट किए, लियाकत हुसैन पार्टिसिपेट किए, मगर अपर और मिडिल मुस्लिम क्लास एब्सेंट रहा, नहीं, अपने आप को दूर रखा। मुस्लिम पीजेंट्स वो भी अपने आप को दूर रखा। और जो नवाब सलीम मुल्ला, यही आदमी था जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया था, उसके जितने फॉलोअर्स थे वो भी दूर चला गया, वो भी नहीं पार्टिसिपेट किया स्वदेशी मूवमेंट में। तो बच्चे लोग कहो क्यों? क्योंकि ये लोग तो चाहता था कि एक अलग से लैंड मिले मुस्लिम लोग के लिए। और दूसरी बात कहो कि सर मुस्लिम पीजेंट क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्योंकि मुस्लिम पीजेंट्स का आरोप लगता था कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस वाला हिंदू के लिए काम करता है, मुस्लिम के लिए काम नहीं करता है। तो जब बोला कि क्यों कांग्रेस को सपोर्ट कर, आखिर स्वदेशी मूवमेंट कांग्रेस ही कर रहा है, ये भी रीजन है। दूसरा देखो वर्कर्स, देखो वर्कर्स ने पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से किया था, कंडक्ट स्ट्राइक्स किया है। देखो जितने भी फॉरेन वाले कंपनी सब थे, फॉरेन कंपनी थे ना, उस पर वर्कर सब निकल प्रोटेस्ट करना शुरू। यदि वर्कर प्रोटेस्ट करते, समझते हो, वो कंपनी ठप हो जाएगा। वही हुआ, देखो सुब्रमण्यम शिवा और सीताराम पिल्लाई, देखो वहाँ पे स्ट्राइक, तुतीकरण में स्ट्राइक, वही आदमी जिन्होंने अलग से नेविगेशन कंपनी भी बनाया वहीं पे, ये जाकर लीड किए हैं वहाँ की स्ट्राइक करो। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, देखो ये भी रावलपिंडी यानी कि पंजाब में, कह सकते हो ग्रेटर पंजाब में, रावलपिंडी में इन्होंने रेलवे स्ट्राइक कर दिया। तो कह सकते हो कि वर्कर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। हाँ, चाहे जमींदार हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हो, चाहे सिटीज़ में हो, चाहे टाउन्स में हो, सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो कहोगे सर व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज? तो रूरल एरियाज में अभी भी उस लेवल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। ये भी एक लिमिटेशन है स्वदेशी मूवमेंट का, क्योंकि रूरल एरिया से बाद में निकलेगा एनसीएम के टाइम में, समझे? देखो स्टूडेंट, वाई स्वदेशी मूवमेंट वॉज नॉट एबल टू गार्नर सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम? सवाल उठना चाहिए नहीं है, आखिर मुस्लिम क्यों नहीं आया इसमें? तो देखो रीजन मैं दे चुका हूँ, वही गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, समझे ना? अब क्या है ना यार, तुम पता नहीं है क्या तुम लोग को? इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करने के लिए कितना कुछ लाया ही है। सर सैयद अहमद खान का अपना ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो, है ना? लीडर जैसे हिंदू, अब देखो अब गलती हमारे इंडियन लीडर्स का भी है, जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे गणपति फेस्टिवल। अच्छा तुम खुद सोचो, बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, शिवाजी ने गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, तो कौन लोग जुड़ेंगे? हिंदू जुड़ेंगे, मुस्लिम जुड़ेंगे? हिंदू जुड़ेंगे, क्योंकि वो गणपति क्या है? हिंदू का देवता है, गणेश जी। दूसरा क्या है कि शिवाजी लिखते हैं कि अफजल खान को मारना सही था, तो ठेस पहुंचेगा किसी को? किसको पहुंचेगा? मुस्लिम को। तो मुस्लिम को लगेगा भाई जो भी स्वदेशी मूवमेंट में जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे लीडर सब हिंदू एलिमेंट, हम अपने आप को कैसे एसोसिएट कर पाएंगे? ये भी एक रीजन है। और तीसरा क्या है? मुस्लिम इंटरेस्ट, वही कि मेजोरिटी ईस्ट बंगाल बनेगा तो मुस्लिम डोमिनेटेड होगा, हमको फायदा ही है, और यही तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाह रहा था। तो देखो वही चीज़ है, और उसको तैयार भी तो किया है, बीटीसी तैयार किया, शिमला डिपुटेशन हुआ था ना जी, तैयार भी कौन किया? बीटीसी किया है उसको, उसका। और उसमें शिमला डिपुटेशन में क्या बात है कि मुस्लिम का जितना आबादी है उससे ज़्यादा उसको सीट मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा उसको पावर मिलना चाहिए, यही नहीं बोले थे? तो आगे देखो, तो सवाल ये है कि इतना सुंदर मूवमेंट, इतना गतिशील मूवमेंट, इस मूवमेंट में क्या नहीं क्रिएट हुआ? पहले कभी सिस्टम नहीं था, नया सिस्टम बना। हाँ, इसमें अपना कॉलेज बना, अपना स्कूल बना, अपना जस्टिस सिस्टम बना, अपना इंडस्ट्री बना, है ना? अपने वर्कर्स ज्वाइन किए, तो कैसे ख़त्म हो गया ये मूवमेंट? सवाल उठेगा ही ना, इतना सुंदर मूवमेंट कैसे ख़त्म हुआ? देखो, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेसिव पॉलिसी, लाठी डंडा शुरू कर दिया, इंपॉर्टेंट लीडर को पकड़ के डाल दिया जेल में। तो जब इंपॉर्टेंट लीडर्स ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? मासेस तुम्हारा क्या होगा? पाथलेस हो जाएगा, ठप, बंद। दूसरा देखो, एक तो दूसरी बात है कि लीडर्स के बीच में ही मतभेद था। अब देखो स्वराज को लेकर किसी को भी क्लैरिटी नहीं है अभी, भले ही बीजी तिलक ने बोला हो कि स्वराज का मतलब क्या, कि कंप्लीट ऑटोनॉमी, मगर दूसरा वाला एक्सट्रीमिस्ट लोग है वो अलग ही सोच रहा है स्वराज के बारे में। केवल स्वराज का ही बात नहीं है, एक बोलते ना कि क्रिस्टल क्लैरिटी, वो नहीं था, गैप था थोड़ा। वही इंटरनल कन्फ्लिक्ट कह सकते हो लीडर्स,
इसके वजह से देखो मूवमेंट को नुकसान हुआ है। दूसरी बात, अरबिंदो घोष, इतना बड़ा नाम, बिपिन चंद्र पाल, वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर गए थे 1908-1909 के आसपास। तो दूसरी बात है देखो, डिसिप्लिन जो होना चाहिए था वो लैक कर गया। दूसरी बात ये है विद्यार्थी लोग कि लेते गए मूवमेंट को, देखो मूवमेंट हाई पीक पे चल रहा है, उसको एक आएगा समय हाई पीक पे रखना, मत तुम कंटिन्यूस हाई पीक पे नहीं रख सकते किसी भी मूवमेंट को। ये गांधी जी को पता था ये चीज़, इसलिए चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, गांधी जी तुरंत रोक दिए ना, फिर कंस्ट्रक्टिव वॉर किए, फिर सीडीएम किए, फिर सीडीएम को रोक दिए, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट किए। गांधी जी को पता था कैसे मास का एनर्जी को यूज़ करना, क्योंकि मास का एक लिमिट है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उसको फिर घर जाना है, कमाना है, खाना है। बात समझ रहे हो ना? इन लोगों को नहीं आया उसका एनर्जी को चैनलाइज करने में, ये भी एक रीजन है। देखो वही लिखा गया है, टेक्निक्स इंट्रोड्यूस लैक्ड ए डिसिप्लिन फोकस, द मूवमेंट फेल्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, द मूवमेंट अराउज द पीपल बट डिड नॉट नो हाउ टू टैप द न्यूली रिलीज्ड एनर्जी। जो नए लोग सब जुड़ रहे हैं उस एनर्जी को कैसे यूज किया जाए, लड़ेगा 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 लड़ेगा, लास्ट में थक जाएगा, गिर जाएगा मूवमेंट। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी इसको जानते थे, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल ट्रूस, वो जानते थे इस चीज़ को। तो वही देखो। और दूसरी बात है, ये मूवमेंट कहाँ तक सीमित रहा था? वही अपर एंड मिडिल क्लास, जमींदार, मासेस में ये फिर भी नहीं पहुँच पाया। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, मासेस में पहुँचाने वाले वही गांधी जी होंगे। आया समझ में स्टूडेंट? तो ये पढ़ चुके हो ना, जान चुके हो ना कि 1910 और 1911 आते आते स्वदेशी मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट में, टेररिस्ट वर्ड गलत है उसको काट देना, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में वो मर्ज कर गया। टेररिस्ट वर्ड गलत है, बताए थे ना, एनसीईआरटी का गलत वर्ड है, उसको हटा दिया गया, बट इस नोट्स में है, मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए, वर्ड नहीं होना चाहिए। बात समझे? मत देखो, उसके बाद ब्रिटिश को प्रेशर हुआ ना, 1921 में क्या कर दिया? रद्द कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब दिल्ली दरबार लगा था तब की बात है। तो यस, लास्ट पेज में आ चुके हैं स्टूडेंट, इसमें समझो, ठीक है, भले ही फिजल आउट हुआ मूवमेंट, वह मूवमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है। ये मूवमेंट तो अपने आप में ऐतिहासिक मूवमेंट रहा है। इसमें पता चल गया ब्रिटिश को कि इंडियंस लोग ऐसे शांत बैठने वाला नहीं है। देखो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिला हो, चाहे वर्कर हो, चाहे अर्बन या रूरल पॉपुलेशन, सब ने पार्टिसिपेट किया। हम मानते हैं कि रूरल पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं था, मगर फिर भी पार्टिसिपेट तो किया ही होगा कम बेस। महिला भी पहली बार पार्टिसिपेट की है, महिला पहली बार पार्टिसिपेट की है किसी मूवमेंट में। मूवमेंट देखो, मूवमेंट केवल पॉलिटिकल तक ही नहीं था, देखो पॉलिटिकल मुद्दा तक ही सीमित नहीं था, है ना। आर्ट आ गया, उसमें लिटरेचर है, साइंस है, और जीसी बोस साइंस है, उसमें इंडस्ट्री है, देखो चिदम पिल्लाई ने बनाया ना, इंडस्ट्री सब क्रिएट किया ना। तो केवल बात पॉलिटिकल डोमेन तक ही नहीं है, बात उससे भी ऊपर उठ गया था। तीसरा देखो, हाँ इसमें ये चीज़ तो हो गया था बाबू, कॉलोनियल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन बेकार है, हम खुद भारतीय बना सकते हैं, स्वदेशी खुद चला सकते हैं। तो ये भी अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हम अपना भी इंडस्ट्री बना सकते हैं, हम अपने लिए क्लोथ बना सकते हैं, हम अपने लिए स्कूल बना सकते हैं, हम अपने लिए एजुकेशन बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस कम है क्या? देखो यहाँ से एक न्यू नेशनलिस्ट एरा चेंज हो जाएगा। पहले मॉडरेशन का बात होता था, अब ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म का बात होगा, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म की वजह से ही इतना कुछ भारत को मिला है स्वदेशी मूवमेंट में। क्योंकि स्टार्ट तो भले ही मॉडरेट्स ने किया हो, आगे जो जान फूका है वो एक्सट्रीमिस्ट ही है। तो कहाँ पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन होता था, अब ओवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रेडिकल स्ट्रगल होगा, पैसिव रेजिस्टेंस होगा जी, नॉन कॉपरेशन होगा। ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करना है तो ये नॉन कॉपरेशन हो, चाहे पैसिव रेजिस्टेंस हो, या ब्रिटिश के जेल में जाने से कोई नहीं डरना, चलो जेल कोई दिक्कत नहीं है, जेल भरेगा क्या दिक्कत, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, ये सब आने वाले समय में बहुत बड़ा टूल बन जाएगा नेशनल मूवमेंट का। इसको ठीक से कौन टैप करेंगे? गांधी जी करेंगे। तो गांधी जी के लिए भूमि तैयार हो रहा है और इस एनर्जी को गांधी जी एकदम अपने गति से यूज़ करेंगे और लंबा संघर्ष चलेगा उनका भी, उनका तो संघर्ष और लंबा है। गांधीयन फेज देखेंगे हम लोग, तो फाइनली हमें 1947 में आज़ादी मिलेगा। तो अभी भी हम आज़ादी से बहुत दूर हैं, समझ गए ना? कंप्लीटेड।